देखो, आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैंने शॉर्ट में लिखा है टीपी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम डीजनरेसी क्या होती है इसके ऊपर हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो डीजनरेसी का मतलब, वैसे मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया हुआ था, आपको याद होगा कि जैसे ही हम कोई क्वेश्चन को वैम मेथड से करते हैं और वैम मेथड से करने के बाद में हम नंबर ऑफ अलोकेशंस कर देते हैं। जब हम नंबर ऑफ अलोकेशंस करते हैं तो नंबर ऑफ अलोकेशंस को हम ये चेक करते हैं कि नंबर ऑफ अलोकेशंस होने चाहिए हमारे रो प्लस कॉलम -1, यानी कि कितनी रोज है उनका टोटल, कॉलम्स कितने हैं उतना, और -1 इसके बराबर अलोकेशन होना चाहिए। अगर आपका अलोकेशन जो है रो प्लस कॉलम -1 के बराबर होता है, तब तो आपका सॉल्यूशन क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है, देन इट्स अ फिजिबल सॉल्यूशन। अगर आपके नंबर ऑफ अलोकेशंस क्या हुए, आपके नंबर ऑफ अलोकेशंस इस फॉर्मूला के बराबर हो गए, ठीक है, तब तो आपका क्या है, ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ये जो फॉर्मूला बिगड़ जाता है या इसका टोटल जो है ये दोनों इक्वल नहीं हो पाते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो हम इसको क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम फिर ये बोलते हैं, देखो मैंने आपको ये बोला था कि नंबर ऑफ अलोकेशंस जो ये है, अगर मान लो 3 रो है और 4 कॉलम है -1, तो हमारे नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 3 + 4 7 -1, तो 6 अलोकेशंस आपके होने चाहिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपके 6 अलोकेशन से ज्यादा हो गए तो आपने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, मतलब आपके 7 हो गए, 8 हो गए, तो आपने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। अगर 6 अलोकेशन से आपके क्या हुए, लेस देन 6 अलोकेशन वे, 5 वे, 4 वे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लेस अलोकेशन में, तो ये क्या है, डीजनरेट प्रॉब्लम है, डीजनरेट प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हमारे 6 के 6 अलोकेशन हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन डीजनरेट, ठीक है। तो अगर अलोकेशन जो जितने हमें चाहिए उतने हैं तो नॉन डीजनरेट है, अगर इससे कम होते हैं तो हमको डीजनरेट या डीजनरेसी प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, डीजनरेसी के ऊपर है, तो हम इसको सीखते हैं, ठीक है। डीजनरेसी का मतलब है 6 अलोकेशन है और हमारे 5 है फॉर एग्जाम्पल, तो एक अलोकेशन हम अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है, और इसको इक्वेट करके लाएंगे, ठीक। हाँ जी बेटा। मैम मैं बोल रही हूँ अगर 6 के 6 से आ गए तो फिर वो फिजिबल ही होता है ना। इसलिए वो फिजिबल सॉल्यूशन है, दैट इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं टॉपिक। वैसे हमको प्रोसीजर पता है, क्वेश्चन करना कैसे होता है ये हमको पता है, ठीक है। तो स्टेप्स तो हमको पता ही है कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन को आपको देखना होता है। और डीजनरेसी जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन प्लीज आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप ना वीडियो को दोबारा देखकर भी आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बहुत ही छोटा टॉपिक उठाती हूँ, उसके लिए बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन उठाती हूँ अपनी तरफ से। एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, डायरेक्ट ही आप लोग टेबल लिख लीजिए इसके अंदर। जैसे आपके पास में ए, बी और सी, ये 3 अपने पास में क्या है, पोर्ट्स हैं, या आपके 3 अपने पास में फैक्ट्रीज है, ऐसे समझ लो। और ये अपने 3 अपने पास में डेस्टिनेशन हैं, एक्स वाई जी, ये 3 डेस्टिनेशन अपने पास में, ठीक है। आप लोग ऐसे मेरे साथ साथ लिख लो। इसके अंदर कॉस्ट दी हुई है 8, 7 और 3, 3, 8 और 9, 11, 3 और 5। ये छोटा सा क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपने सप्लाई दी हुई है, सप्लाई भी लिख लीजिए 60, 70 और 80। यहाँ पे अपने डिमांड दी हुई है 50, 80 और 80। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, यही कि हमारे जो टोटल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका टोटल हम लोग करते हैं तो 210, यानी कि डिमांड और सप्लाई इक्वल, क्योंकि हमें सबसे पहले चेक यही करना होता है कि प्रॉब्लम आपकी बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं होती तो हम डमी डालते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कह रहे हैं, तो हम लोग इसको फिर वैम से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने वैम मेथड से सॉल्व करते हैं। वैम मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, पेनल्टी मेथड, पेनल्टी मेथड, यूवी मेथड। वेरी गुड। तीसरा नाम यूवी मेथड। कल हमने कहा वैम मेथड, पेनल्टी मेथड, और तीसरा नाम इसका हमने क्या बताया था आपको, यूवी मेथड। मैम यूवी मतलब, अच्छा यूवी की वैल्यू निकालते हैं। हाँ, यूवी की वैल्यूज निकालनी पड़ती है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम अपना यूवी मेथड भी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर यूवी मेथड बोल दिया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो आपको पता होना चाहिए। चलो वैम मेथड से इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या करना पड़ता है, आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हो, पेनल्टी निकालते हैं। पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी। हाँ, रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी लिखते हैं, ठीक है। बना ले। रो पेनल्टी में वैसे तो कुछ नहीं होता है, आप इसको R1, R2 और R3 तो लिख लो। यहाँ पे C1,
C2 और C3 लिख लो, ठीक है। वैसे कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन लिख लो, ठीक है। जितना सिस्टमेटिकली करे उतना अच्छा है। तो डिफरेंसेस निकालना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप रो वाइज देखते हो तो दो छोटे छोटे नंबर क्या है, 7 और 3 का डिफरेंस क्या आ गया अपना 4। यहाँ पे दो छोटे नंबर क्या है अपनी सेकंड रो में 3 एंड 8, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा अपना 5। थर्ड रो में दो छोटे नंबर 5 एंड 3, तो कितना आ जाएगा 2। अपने कॉलम वाइज आएंगे तो दो छोटे नंबर क्या है 8 एंड 3, इनका डिफरेंस क्या है अपना 5, तो C1 के सामने लिख लिया। फिर 7 और 3 2, ये है अपने 4 डिफरेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 और 5 इनका डिफरेंस अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना चाहिए बताइए, हमको रो और पेनल्टी में सबसे मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर। तो एक तो हमारे पास में यहाँ पे भी दिख रहा है और एक हमारे पास में यहाँ पे भी दिख रहा है। कॉस देखेंगे तो हम देखते हैं कि भैया हमारे पास टाई हो गया कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों साइड में बड़े नंबर, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, कॉस देखनी मिनिमम पड़ती कॉस्ट। हाँ। तो इनमें जाके देखो सबसे छोटा नंबर इसके सामने जाकर देखते 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 तो यहाँ आके सबसे छोटा नंबर मिलता है, और इसके साथ हाँ जी, और इसके सामने जाकर भी देखते हैं अपने, तो यहाँ पे भी सबसे छोटा नंबर अपना 3 है। तो है। हाँ, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमको हुई ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी एक 5 कोई से भी ले सकते हैं ना। हाँ कोई सा भी, क्योंकि बात तो एक ही पड़ रही है। तो चलो हम यहाँ से उठाया, कैसे भी उठाया, हमको तो अलोकेशन करने से मतलब है सही जगह हमारा अलोकेशन हो। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसका अलोकेशन करेंगे, तो कितना होगा अलोकेशन मैक्सिमम 50 और 70 में 50 अलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना यूनिट्स बच जाएंगी 20, और ये पूरा का पूरा हम क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। फिर से डिफरेंस निकालेंगे 4, और यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 एंड 2। तो वापस से क्या हो रहा है, मैक्सिमम कितना नंबर है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 4 है, फिर टाई हो रहा है। अंदर जाके देखो कि इधर जाके देखते हैं तो 3 छोटा नंबर है, अगर मैं इधर से आके देखती हूँ तो 3 छोटा नंबर है, तो फिर से अंदर टाई हो गया। हुआ क्या, हाँ मैम। टाई हो गया। तो अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बोला है कि पेनल्टी टाई के बाद में अगर कॉस्ट में भी टाइज हो जाए तो फिर हमको क्या करना चाहिए मैम एक मिनट मैम। मतलब मैं ये वाला 3 उठाऊं कि ये वाला 3 उठाऊं, ये मुझे आप बताइए, मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया मैम ये वाई वाला 3 है बेटा। हाँ जी, वाई वाला हाँ आप सही बोल रहे हो। रीजन क्या है, क्योंकि इस वाले 3 पे सप्लाई बड़ी। हाँ, क्योंकि इस पे हमने खड़े होकर देखा, इस पे हमने खड़े देखा। अगर मैं केवल ये वाला 3 पकड़ लेती तो यहाँ पे 60 और 80 है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 60 का अलोकेशन कर पाती, राइट, 60 का अलोकेशन कर पाती। तो देखो, अब देखो एक बार देख रहा है, रफली समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने 60 का अलोकेशन किया। लेकिन अगर मैं इस वाले को पकड़ती हूँ तो मैं हाँ तो 80 अलोकेशन कर पाती हूँ। तो देखो ज्यादा अलोकेशन मेरा इस साइड में हो रहा है, तो फिर मुझे यही सेलेक्ट करना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम अलोकेशन, मिनिमम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सके, ज्यादा से ज्यादा माल को भिजवा सके कम कॉस्ट पर, तो मेरे को यही फायदा होने वाला है, यहाँ मेरी कॉस्ट सेविंग होने वाली है, तो मुझे यही पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इस वाले को तो हटा देना चाहिए, ये वाला ऑप्शन मेरे को नहीं लेना चाहिए, तो मुझे यहाँ आके खड़ा होना चाहिए। मैक्सिमम सप्लाई या डिमांड में से कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, पर मैक्सिमम अलोकेशन हो जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ नंबर कौन सा लिख पा रही थी, यहाँ 60 लिख पा रही थी, यहाँ पे क्या लिख पा रही हूँ मैं 80 लिख पा रही हूँ, है ना। तो अब क्या होगा, देखो मेरे ये तो ये कैंसिल हो गया, ये 80 ओवर हो गया, यहाँ से 80 ओवर हो गया, ये मेरा ये खत्म हो गया खत्म। यस ठीक है। अब मेरे पास फिर कुछ डिफरेंस निकालने को कुछ बचा ही नहीं, 2 आइटम बचे हैं सिंपली, ठीक है। 3 एंड 9 बचे, मैं क्या डिफरेंस रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस में कोई मतलब भी नहीं निकलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, बस ये देख लेते हैं छोटी, इन दोनों में से अब छोटी कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट 3 है, तो मैं पहले यहीं आके खड़ी होंगी और यहाँ पे एलोकेशन देखती हूँ कि 60 और 80 में से मेरा 60 एलोकेशन हो सकता है मैक्स, ठीक है। 80 में से 60 एलोकेशन हो गया तो 20 की डिमांड अभी भी पड़ी है, ये 20 की डिमांड मेरी इस 20 वाली सप्लाई से मैं ये पूरी कर लूंगी, तो मैं यहाँ पे जाके इसको 20 एलोकेट कर दूंगी। हो गया। यस मैम। तो ठीक है, हमारे एलोकेशन हो गए, ठीक है। एक बार हमारा रो पेनल्टी के हिसाब से हमने एलोकेशन कर दिया और हमारे टोटल एलोकेशन जितने हो सकते थे हो गया, डिमांड एंड सप्लाई ओवर हो गई। यहाँ पर खड़े होने के बाद में आप हमेशा चेक कीजिए, यहाँ पे खड़े होने के बाद में आप चेक कीजिए, मैं इस साइड में करवाऊंगी आपको, देखो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि आपका नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। क्या कहाँ अकेले नहीं सीमा के साथ नहीं, अकेले मत भेजना नहीं। नंबर ऑफ एलोकेशंस जो अपना फॉर्मूला क्या है, m प्लस n माइनस 1। अपना फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3 माइनस 1, तो नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने होने चाहिए यहाँ पर 5। नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने होने चाहिए 5। आपके कितने एलोकेशंस हो पाए इस क्वेश्चन में 4 ही हो पाए तो फिजिबल नहीं है। 1 हाँ 1 2 3 4 एलोकेशन हुए, तो हमारे बट वी हैव कितने 4 एलोकेशंस,
सो ये कौन सी प्रॉब्लम है? मैम वो डिग्रेसिव वाली, हाँ डिजेनरेसी। हाँ, डिजेनरेसी बोल दो या डिजेनरेट प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर डिजेनरेसी वाला अगर प्रॉब्लम होता है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ एलोकेशंस तो हमको 5 ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में 4 ही है, अगर 4 ही है तो हम अपनी तरफ से एक और ऐड करेंगे। तो ताकि हम कुछ ऐसा ऐड कर दें 4 में, हम ऐसा क्या ऐड करें कि टोटल एलोकेशन 5 हो जाए। तो हम अपनी तरफ से एक बहुत छोटी वैल्यू ऐड करते हैं, ई। क्या नाम देते हैं? ई, ठीक है। एक एलोकेशन खुद की साइड से करेंगे, ई। और ई की जो वैल्यू होती है ना, वो जस्ट इक्विवेलेंट टू, ई की जो वैल्यू होती है वो जस्ट इक्विवेलेंट टू 0 होती है। क्या होती है? इक्विवेलेंट टू 0 होती है। तो हम अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं, और हम अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं तो उसका क्या वर्थ है? बस ये है कि एलोकेशंस को इक्वेट करने के लिए हमने एक बैलेंसिंग फिगर डाल दिया। तो ये बैलेंसिंग फिगर को हम लोग ई बोल रहे हैं, और इसकी मैम वैल्यू ई की वैल्यू तो फिर 1 होनी चाहिए ना, क्योंकि 4 + 1 ही तो 5 बनेगा। नहीं, ई एक काइंड ऑफ एलोकेशन, ऐसा डमी नहीं होता है। अब डमी की अपनी हाँ कोई वर्थ नहीं है, डमी में हम लोग 0 0 रखते हैं, बट डमी डालकर हम क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक बैलेंसिंग फिगर ही डाल रहे हैं, जैसे आप अपने अकाउंट्स में नहीं डालते हैं हम लोग बैलेंसिंग फिगर डालते हैं। हाँ मैम। तो ये एक तरीके का बैलेंसिंग फिगर है, ताकि हमारे नंबर ऑफ एलोकेशन क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया, न्यूमेरिकल यहाँ पे न्यूमेरिकल हमने अल्फाबेटिकल वर्ड उठा लिया, ABCD E F G, कुछ भी आप उठाना चाहो उठाओ। लेकिन क्या करते हैं कि अपने जो ऑपरेशन रिसर्च के अंदर एलोकेशन के नाम पर ई, ये एक लेटर है, ई ये फेवरेट है, या अपनी सब जगह इसको ई को यूज करते हैं, तो हम लोग भी ई यूज करेंगे। ABCD भी यूज करो, कोई डेल्टा यूज कर लेता है, यहाँ पर कोई डेल्टा यूज कर लेता है, कुछ भी यूज कर लेता है यार। आप हर बुक्स में आपको अलग अलग राइटर्स के, इंजीनियर्स के बुक्स में मैम आपको ये जो अलग। भी आपने E = 0 ही लिखा था ना अभी, वो कॉन्ग्रेंट का हाँ, जो मैंने कहा साइन ई की बनाया था। वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 ही होती है, ठीक है। इक्वल टू, मैंने देखो ये मैंने इक्वल टू नहीं, अप्रॉक्स ये लिखा है। तो दिस साइन, ये कभी साइन देखा है क्या जिंदगी में? कॉन्ग्रेंसी हाँ के लिए मैम, होता है। कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है ये? हाँ वही ट्रायंगलों मैम। को, हाँ ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं ना मैम, तब लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये ई का चलो इस पर बाद में बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, मैथमेटिकल कॉन्ग्रुएंसी पर। अभी अभी देखो इस पे मेरे को है ना, अभी आपको इस टॉपिक को कवर करना है। तो ई है, तो जैसे हमने ई रखा, तो ई रख, अच्छा अलोकेशन क्या करना पड़ता है, अलोकेशन हम करेंगे अपने जो मिनिमम कॉस्ट होती है जो बची हुई, जैसे यहाँ पर एक ये है अनऑक्यूपाइड, ये है अनऑक्यूपाइड, ये है अनऑक्यूपाइड। अब जो अनऑक्यूपाइड में उसमें भी सबसे जो मिनिमम कॉस्ट होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अलोकेशन करेंगे। क्योंकि अलोकेशन का फंडा यही है कि सबसे कम कॉस्ट के ऊपर आपको मैक्सिमम अलोकेशन करना होता है, ये रूल आपको पता है। तो ई को भी अलोकेट करेंगे, तो इन बचे हुए जो जितने भी अपने कॉस्ट है उनमें सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है उसके ऊपर हम लोग अलोकेशन करेंगे। वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल के ऊपर करेंगे, ठीक है। मैम अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू नहीं निकालेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अभी नहीं निकाल सकते। एक बार हम इसको टोटल 5 कर देते हैं, अच्छा अलोकेशन फिर टोटल 5। निकालेंगे। हाँ, जब एक बार अलोकेशन हमारे जो नीडेड अलोकेशन है, वो हमारी नीड जब पूरी हो जाती है, तब हम बैठ के फिर यूवी निकालेंगे और अनऑक्यूपाइड। ये काम तो हमको साथ साथ करना है, पहले यूवी निकालेंगे फिर अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालेंगे। पहले हम ई कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कि ई क्या है। तो ई क्या करता है, किसी कमी को पूरी करता है, और हमारी कमी क्या है, यहाँ पे एक आइटम की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दोबारा इस टेबल को बनाएंगे और ई को रखेंगे, ठीक है। चलो हम दोबारा से टेबल बना लेते हैं, वापस से लिख लेते हैं। ए छोटा सा क्वेश्चन है, एबीसी, और एबीसी के बाद में यहाँ पर रख लो XYZ, और वैल्यूज रख लो वापस से 8 7 3, और यहाँ पे 3 8 9, और यहाँ पे 11 3 5, ठीक है। बस मैं इतना ही रख लूँ, ठीक है। मैं सप्लाई डिमांड कुछ नहीं रख रही। और अपने जो अलोकेशन ऊपर हो गए थे उन अलोकेशन को वापस, ये वाले जो अलोकेशन है ना पुराने वाले, ये अलोकेशन को रख दो कि भाई 3 पे 60, 9 पे 20, ये वापस से रख दो, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 20 था, ठीक है, यहाँ पे 50, और यहाँ पे 80। ये एलोकेशन तो हम पिछले टेबल में कर चुके हैं। तो 4 एलोकेशन में, तो पांचवा बनाने के लिए यहाँ पे ई रखना है। कहाँ रखूं ई, बताओ मुझे। 5 5 पर। 5 सबसे मिनिमम कॉस्ट है बची हुई में से, तो मुझे यहाँ पे ई रख देना चाहिए। देखो ये एलोकेशन हो गया ई का, ठीक है। अब कितने एलोकेशन हो गए, अब हमारे 5 एलोकेशन हो गए। जैसे ही हमारे 5 एलोकेशन हो जाते हैं, तब हम फिर यूवी की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा यहाँ पे हम अच्छा ऐसा करो, चलो अगर हम लोग यहाँ पे हमको यहीं पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी पड़ती बिफोर एलोकेशन ऑफ ई, तो क्या आती, निकाल के रख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते 3 × 60, ठीक है, 3 × 50 प्लस 9 × 20 प्लस 3 × 80 बिफोर एलोकेशन ऑफ ई, 750।
है ना। तो इसका टोटल आपने क्या निकाला 750, ठीक है, ये 750 निकाल देती है। अलोकेशन के बाद में कॉस्ट में कुछ चेंज आएगा क्या, वो देख लेंगे बाद में। नहीं। अच्छा, अब अलोकेशन 5 हो गए, 1 2 3 4 5 Yes, अलोकेशन ma'am. हो गए। तो जैसे ही 4 आपके अलोकेशन आते हैं हम यूवी की वैल्यू निकालते हैं। यू मैम ये वन, निकालनी है ना, टीपी लिखना है ना। यहाँ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इसको, ठीक है। और एक V1 V2 V3, तो ये 3 एलोकेशन, सॉरी ये 3 जो वैल्यूज है U1 U2 V2 V3, इसके अंदर सबसे पहले हम जीरो किसको माने, मुझे बता सकते हो? V3 V3 को इसलिए मानना है क्यों, क्योंकि जेड सबसे सेगमेंट ज्यादा में मेरे पास maximum 3 allocation एलोकेशन है। हो सकते हैं, ठीक है, 3 एलोकेशन हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको जीरो मान लिया। जैसे ही मैं इसको जीरो मानती हूँ, मेरा ये 3 आ जाएगा, ये मेरा 9 आ जाएगा, और ये मेरा 5 आ जाएगा। पता है ना आपको क्यों? हाँ मैम, क्योंकि U और V का टोटल इस कॉस्ट के बराबर कॉस्ट के होना बराबर चाहिए, है, अलोकेटेड सेल के कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। यूवी का टोटल किसके होने बराबर होना चाहिए? कॉस्ट के बराबर। हाँ, अलोकेटेड सेल के कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? 5 में से क्या जोड़ू कि 3 हो जाए, ठीक है। -2 अब यहाँ पे भी एक V1 की वैल्यू निकालनी है, वो इसी की हेल्प से निकल सकता है। तो मैं 9 में से क्या ऐड करूँ कि 3 आ जाए? 9 6 -6। 9 में -6 ऐड करूँ कि 3 आ जाए? समझ में आ रहा है? हाँ मैम, या किसी को पूछना है तो मैं दोबारा बता दूं? भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा ये कैसे आया, तो मैं बोलती हूँ कि U2 प्लस V1 इसके बराबर होना चाहिए 3 के बराबर। U2 तो मैंने यहाँ निकाल लिया था, ये रहा 9, तो V1 कैसे निकलेगा? -6, है ना, इसलिए मैंने -6 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही निकालना है। ये लो, ये कोई फेयर वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फेयर वर्क करते हो तो कोई आपको नंबर काट नहीं रहा है, अगर नहीं करते हो तो नंबर कोई मतलब तब भी कोई नंबर काट नहीं रहा है, ठीक है। यूवी की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यूवी के लिए हमको ना अलग से पेज खराब करने की और टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, हम यही बैठ के निकाल लिया, हमने काम है। तो मैं निकालती हूँ यूवी की वैल्यू यहाँ पे बैठ गए, नहीं मैम, हाँ कोई जरूरत नहीं भी नहीं मैम। है। कोई जरूरत नहीं है यूवी। और आप नहीं निकालोगे साइड में, ऐसे कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे, आप डायरेक्ट निकाल के रख दोगे तो नंबर्स नहीं कटते इस चीज के। लेकिन आपको वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड की तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हम निकाल रहे हैं सिस्टमैटिकली, उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। तो क्या है ये, जैसे मैं लिख रही हूँ, ये तो आपको लिखना ही है, वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स, ये निकालना ही निकालना है ना। एक्चुअली क्या होती है, ये आपकी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट में से आपको यूवी की वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। U + V, हाँ हाँ, U + V को माइनस करना है। अब सबसे पहले अपना एड्रेस क्या है, पहले ये है, पहला 8 है, ये आप इसका एड्रेस क्या है, A और X। तो आप लिखिए A और X बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस, देखो ऐसे होता है एक्चुअली, है ना। हाँ हाँ मैम। मैम, वो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ बट आप सोचोगे मैम पहले ऐसे लिखती थी वैसे लिखती थी, तो फिर अपनी मैथ्स अच्छी कर लेना, ठीक है। 8 माइनस, इसमें क्या माइनस होगा बताओ, क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू? +6 ओ +3 सॉरी, +3 देखो ये 6 में से 3 गया 11 तो अंदर -6 था ना, नहीं सॉरी -3 था ना, तो क्या हो गया 11 आएगा मैम। हाँ 11 क्या 11 आएगा हाँ मैम। 11 आएगा, मुझे 7 सुनाई दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड आएगा AY की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल रहा है, AY की वैल्यू निकाल के बताओ। 7 माइनस 3 7 - 1 6 तो कितना आ गया, 6 आएगा। ठीक है, लो 6 लिख दिया। मतलब हमारी तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, हमको उसी से खुशी होने वाली है। फिर अनऑक्यूपाइड में देखो BY आपका अनऑक्यूपाइड है, तो BY की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8 माइनस कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 1 ये भी पॉजिटिव है, अच्छी बात है, जितना पॉजिटिव आ जाए उतना अच्छा है। फिर अपन को नेक्स्ट एड्रेस क्या है अपना PX CX में कैसे निकलेगी, 11 माइनस 5 प्लस -6 है। 5 - 6 11 + 1 12 कितना आया 11 12 आएगा +1 +1 हो जाएगा, हाँ तो ये 12 हो जाएगा। फिर पॉजिटिव नेक्स्ट आ गई। बस हो गई, सारी निकल गई वैल्यूज। देखा आपने, छोटा सा क्वेश्चन है तो फटाफट हो गया, देखा आपने हमारे मैम। सारे, हाँ सारे अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया, इससे प्यारा स्वीट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था, ठीक है। आपने डीजेनरेसी भी सीखा, आपने यूवी भी सीखा, अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज भी सीखा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। तो आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो हमारा तो क्वेश्चन को हमको यही खत्म हो जाता है, बस आप कंप्लीट यहाँ पे बैठ के आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल
कॉस्ट। हाँ टोटल कॉस्ट निकालनी होती है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी होती है? वैसे ही अब देखो यहाँ पे एलोकेटेड जगह पे से वो लेते हैं। हाँ तो जैसे ऊपर निकाली थे ना, निकालो 3 into 60 प्लस 3 मैम into इसमें तो 50। नया लोकेशन तभी आएगा ना जब कोई नेगेटिव आएगा लूप बना के। हाँ लूप यहाँ पे कभी लूप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नेगेटिव मिल जाता तो हमको हाँ लूपिंग करनी तो पड़ती। लूप करते हैं हाँ। ठीक है 9 into 20 प्लस 3 into 80। अब मैंने आपको पहले लिखा था कि ई की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है 750 आएगा ना। वापस से 750 आएगा, मतलब देयर इज नो चेंज आफ्टर allocation of value e, there is no change in the cost, whatever cost was earlier हाँ मैम that सेम ही remained the same, that remained the same, ये यही रहा। ठीक है ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ कि यहाँ पे ये कवर हो गया थोड़े से स्टेप्स के अंदर। हाँ जी मैम ऐसे तो अपन है ना, अगर किसी में भी डीजेनरेसी हुआ तो अपन ने उसपे ई रखा तो उसकी तो वैल्यू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वैसे ही आनी है ना, मतलब चेंज क्या नहीं, आएगा? अभी क्वेश्चन करेंगे तब देखना आगे। ये तो एक बहुत छोटा क्वेश्चन था कि इसमें तो आपको इम्पैक्ट समझ में नहीं आया। इसमें तो बस इतना समझ लो कि ई कैसे होता है, क्योंकि वैसे इतने छोटे क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया है। मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई 3 by 3 की टेबल होती है ना जैसे, तो हाँ उसमें क्या मैम। आपकी कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है। थोड़ी बड़ी होती है तो वो क्या होती है कि फिर वो सॉल्यूशन थोड़े लंबे चल जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज निकलती है, स्पेस भी उतनी ही ऑक्यूपाई होती रहती है। ठीक है तो ये मैंने क्वेश्चन कर लिया, मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। आपको यहाँ तक समझ में आया? यस हाँ मैम मैम। आ गया। तो ठीक है। अब है ना, मैं जो क्वेश्चन करने वाली हूँ वो आपके ICMI के अंदर आया हुआ है, बट वो क्वेश्चन जो आया हुआ है वो 1991 में आया है। ठीक है आपके पैदा होने के बहुत पहले आया है। ठीक है तो हम उस क्वेश्चन को करते हैं, और एग्जाम क्वेश्चन है, अगर ICMI का आया है तो हमें करना चाहिए, और फील करो कि ICMI में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है वैसे ये चैप्टर में आप अगर मॉड्यूल के भी देखोगे तो आपको साइज पता चल गया होगा कि क्वेश्चन के साइजेस क्या है। वैसे किसी ने प्रैक्टिस करी है नहीं करी है तो मुझे पता है, आपने कुछ नहीं करा है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो एक एग्जाम क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। ठीक है एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, छोटा सा है। इसको ये क्वेश्चन आप देखो मैम IC ये 1991 में जैसे पेपर में आया था तो उस टाइम के एक अटेम्प्ट होते थे या दो? क्यों 2 अटेम्प्ट ही हो रहे हैं हर बारी, और अच्छा पहले तो छुट्टी भी नहीं होती थी, और एक दिन में 2 पेपर होते थे। ठीक है ये दिसंबर 1991 का है। ठीक है अब दिसंबर से समझ गए होंगे कि जून में भी हुआ होगा। चलो ये क्वेश्चन का मैंने आपको अटेम्प्ट लिख दिया है, और आप इस क्वेश्चन को लिख लो, छोटा सा ही है। एक कंपनी है, अ कंपनी हैज 3 फैक्ट्रीज, ये लिख लो आप लोग। एक कंपनी की 3 फैक्ट्रीज है, उन 3 फैक्ट्रीज का नाम है A, B और C, और उसके 4 वेयर हाउसेस है एंड 4 वेयर हाउसेस, 4 गोडाउन है उसके। ठीक है उन गोडाउन का नाम है DEFG, उन गोडाउन का नाम है DEFG। ठीक है और हर महीने की कैपेसिटी दे रखी है। कैपेसिटी का मतलब प्रोडक्शन कितना हो सकता है उनका। मंथली कैपेसिटीज इस फैक्ट्री की या इस कंपनी की मंथली कैपेसिटीज आर 160, 150, 190 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है ठीक है फिर ये बोलता है सप्लाई इज मेड, फिर वो क्या करता है, फैक्ट्री से माल बनाता है और गोडाउन में सामान रखवा देता है। तो उसको लोग कोई गाड़ी वाड़ी या कोई लॉरी गाड़ी, ये कोई रेलवेज माल तो कैसे भी भिजवा सकते हैं हम, अगर हमारा दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यूज करेंगे। इज मेड टू द वेयर हाउस। ठीक है वेयर हाउसेस में आपने भिजवाया, उस वेयर हाउस में से हुज रिक्वायरमेंट, वेयर हाउसेस की रिक्वायरमेंट कितनी है या डिमांड कितनी है वेयर हाउस के अंदर, ये देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट का मतलब आप हमेशा ब्रैकेट में देखिए, डिमांड होता है। ठीक है ये अपनी है मैम 80। मतलब ये गिवन होता है कि डिमांड होती है क्या बेटा? क्वेश्चन में, ये मतलब हमें आइडेंटिफाई करना होता है या फिर गिवन ही होता है कि ये डिमांड है और ये देखो सप्लाई है? हाँ कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आपने कुछ माल बनाया प्रोडक्शन। होगा, अगर आपने बनाया प्रोडक्शन। होगा, हाँ आपने बनाया होगा हाँ तो उसी को आप सप्लाई करने वाले हो। ठीक है सप्लाई हाँ। हाँ रिक्वायरमेंट का मतलब किसी को चाहिए, किसी को चाहिए मतलब वो डिमांड करता है। ठीक है ठीक है हाँ मैम रेस्पेक्टिवली। कभी कभी ये तो लिखा हुआ आ सकता है या फिर हमें ही खुद आइडेंटिफाई करना होगा? नहीं मैंने तो लिखा है आपके लिए डिमांड, वो एग्जाम में तो ये कैपेसिटी रिक्वायरमेंट लिखेगा तो उसका आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैपेसिटी क्या होती है और ये क्या होती है, आपको वर्ड्स पकड़ने आने चाहिए। द शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको नीचे। ये आपने उतार लिया, नहीं उतारा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है एक मिनट हम लिख ही रहे हैं।
यस मैम। ठीक है, आपको एक टेबल दी जाएगी, मैं वो जो टेबल है उसको क्वेश्चन में जो दी हुई है मैं उसको सॉल्यूशन में स्टार्ट करूंगी क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं आपके सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन में फिर यही लिख लो, बाद में पूछेगा, लेकिन ये लिख लो, फाइंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया फाइंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में वो जो टेबल एग्जाम में देगा आपको, वो टेबल में पहले ही बना रही हूँ, उसी में सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, हाँ, तो टेबल लिखते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा होता है टेबल का मतलब, यहाँ पे ए बी और ये सी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डी ई एफ जी लिख लीजिए। ठीक है, और अंदर की कॉस्ट देती हूँ मैं आपको, 42, 48, 38, 37, 40, 49, 52, 51, 39, 38, 40, 43 लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, कैपेसिटी, अगर उसने कैपेसिटी वर्ड यूज किया है तो आप कैपेसिटी वर्ड यूज करो। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट यूज किया है तो रिक्वायरमेंट, जैसे कि तो मैं कैपेसिटी लिख रही हूँ। ठीक है, कैपेसिटी क्या है क्वेश्चन के अंदर देखा आप लोगों ने, कैपेसिटी कहाँ है बताओ, 160, 150, 190, तो ये कहाँ 160, लिखेंगे, तीन ही है ना, 150, हाँ तो तीन ही है, तो इन तीनों के सामने सप्लाई में। लिखो। हाँ, तो 160, 150 ये आपको लिखना पड़ेगा, ये अंदर की तो दे रखी है, पर ये आपको उसके सामने लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन करते वक्त। 190, ठीक है, और देखो डिमांड कितनी, डिमांड कितनी कितनी है, 80, 90, 110, हाँ ये रहा, ये चार डिमांड लिखी हुई है, 80, 90, 110, 160। टोटल लगाओ जरा। सबसे पहले देखो कि प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं है, यानी कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड है, उसका टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैम डिसबैलेंस है। अच्छा, 440 तो डिमांड का इसका टोटल है। टोटल बताओ कि इसका टोटल कितना आ रहा है, 500, 500 आ रहा है, तो इधर का टोटल क्या आ रहा है डिमांड साइड का, 440, 440 440 आ रहा है। तो विच साइड इज फॉलिंग शॉर्ट, कौन सी साइड कम पड़ रही है, डिमांड। यहाँ कम पड़ रहा है, मतलब आप अगर अकाउंट्स करते हो तो आप बोलते हैं कि यहाँ बैलेंस में फिगर लिखना पड़ेगा, राइट, यस ऐसे मैम, डमी बनेगा। हाँ यहाँ बैलेंस से फिगर लिखोगे आप, वो बैलेंस से फिगर यहाँ लिखते हैं, तो वो बैलेंस से फिगर कितना आ रहा है बताओ, मैम 60, 60, वेरी गुड, तो 60 यहाँ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, तो हम आपने बोला कि यहाँ 60 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे 60 लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया 60, तो फिर यहाँ इसके फिर सामने 500 हो जाएगा। हाँ ये 0, ठीक है, यहाँ डमी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, लो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देती हूँ, ये डमी लिख दो, डमी। ठीक है, कोई इश्यू, यस मैम, नो मैम। यहाँ पे टोटल अब एक साथ लिख दो 500 आ गया, बैलेंस कर दिए। तो इसमें हमने क्या सीखा कि बैलेंस प्रॉब्लम नहीं थी तो हमने उसको बैलेंस किया, तो जिस तरफ बैलेंस की फिगर लिखते हैं अकाउंट्स में, वैसे हमने देखा यहाँ कम पड़ रहा था टोटल, तो यहाँ हमने 60 कम पड़ा, 60 लिखा, उसके ऊपर हमने 000 डमी डाली। समझ में आ गया, यानी एक नया कॉलम जुड़ गया हमारा, 4 कॉलम से 5वां कॉलम, तो अब कितने कॉलम हो गए, 5 कॉलम हो गए यहाँ पर हमारे, है ना, और रोज कितनी है हमारी, 3 है, रोज कितनी है, 3 है। ठीक है, तो अगर m प्लस n माइनस 1 और इक्वल्स टू कितना इसमें एलोकेशन होने चाहिए मिनिमम, चलो अपन तो ये साइड में पहले बात करते हैं, कितने एलोकेशन होने चाहिए, 3 रोज हैं और 5 कॉलम है, 7 कॉलम, हाँ, तो एलोकेशन कितने होने चाहिए, 7 एलोकेशन, 7 एलोकेशन होने चाहिए। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करें तो 7 एलोकेशन करने चाहिए, इससे कम हुआ तो डिजेनरेसी वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो अब वह मेथड लगाते हैं हम लोग, सेम टेबल में ना, इसी टेबल में कर रहे हैं, हाँ मैंने यहाँ लिख दिया ना, यहाँ पहले ही लिख दिया मैंने कि हम लोग ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लो आप लोग R1, R2, R3, मतलब रोज का डिफरेंस, R4 जैसे, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो आप लोग C1, C2 और C3, और आगे लिखते जाएंगे जैसे जैसे नीड पड़ेगी। ठीक है, चलिए भैया हम लोग यहाँ पे डिफरेंस, रो का डिफरेंस देखते हैं, तो सबसे 2 छोटे नंबर क्या है, 0 और 37, 0 और 37, इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो क्या लिखोगे, 37, 0 और सबसे छोटा नंबर क्या है, 40, है ना,
तो डिफरेंस आ गया 40, सबसे छोटा नंबर 4 और 38, तो क्या आ गया 38। ठीक है, कॉलम में आ जाइए। Yes. कॉलम में आएंगे तो कॉलम में डिफरेंस बताओ। 1. क्या दो छोटे नंबर थे 40 39, तो इनका डिफरेंस आ गया 1। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 10. 10, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 2. 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0। चलिए रो वाइज कॉलम वाइज सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो। मैम डमी में 0 कैसा आया? डमी अच्छा में हाँ 0? 0 ही आएगा। हाँ मैम सॉरी वो डिमांड ये पे पहले, 60 में। चलो कोई बात नहीं, 40. होता है ठीक है। ये यहाँ पे 38 सबसे बड़ा नंबर है रो वाइज और 40 है 40. ओ सॉरी, आपने सही बोला, ठीक है, मैंने भी ज्यादा ऊपर नजर नहीं घुमाई, ठीक है। ये 40, अब बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा, 40 में जाके खड़े होके मिनिमम नंबर ढूंढे तो कौन सा मिल रहा है 38 तो 0 नहीं सॉरी 0. 0 मिल गया, तो कितना लोकेशन हो पाएगा इसके ऊपर खड़े होके 60 हो पाएगा ना, 60 ओवर हो गया, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। कट हो जाएगा। 150 में से 60 माइनस हो गया तो कितनी यूनिट्स? 70. हाँ 70 बची। 90 ठीक है, 90 में हाँ 90 बचेगा। ठीक है, वापस से रो पेनल्टी कॉलम पेनल्टी निकालो। दो छोटे नंबर ढूंढो फर्स्ट रो के अंदर, 38 37, कितना आ गया डिफरेंस 1. 1। सेकंड रो में कितना डिफरेंस आ गया 40 एंड 51, कितना 49 49 9 का डिफरेंस, ठीक है। 9. थर्ड के अंदर 39 और 38, कितना डिफरेंस आ गया 1. 1। कॉलम में आइए 1 10 2 6 और डैश, ठीक है, हाँ क्योंकि मैम यार डैश क्यों आता है जब कोई रो कॉलम कट जाती है तो डैश, ठीक है। हाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है रो वाइज कॉलम वाइज? 10 9 नहीं था, अच्छा 10, चलो ठीक है, 38 पे जाएंगे। ये वाला है, ठीक है। तो 38 पर लोकेशन करेंगे, तो यहाँ पे 190 और यहाँ पे 90 है, तो 90 का ये लोकेशन हो पाएगा, तो यहाँ तो 100 बचेगा, यहाँ पे खत्म हो गया और ये पूरा कॉलम कट गया। वाओ, चलो वापस से डिफरेंस निकालो, फर्स्ट रो वाइज आओ तो कितना आ रहा है 30 और 37 का डिफरेंस 1, 50 40 और 51 का डिफरेंस 11, 40 39 का डिफरेंस 1। क्या हुआ? नहीं मैम सही है। चलो ठीक है, अब कॉलम वाइज देख लीजिए डिफरेंस 1 डैश 2 6 डैश, ठीक है। हाँ मैम हाँ। 11 आएगा। 11 इज द बिगेस्ट नंबर, गो टू मिनिमम नंबर, सो 40. मिनिमम नंबर 40। ओके, अलोकेशन कर देते हैं, कितना हो पाएगा 80. 80 हो जाएगा, तो ये तो ओवर हो गया और यहाँ पे कितना बच गया 10. 10 बच गया, तो ये पूरा कॉलम में कट कर रही हूँ। अब वापस डिफरेंस निकालते हैं, 38 37 का 1 डिफरेंस, 52 51 का 1 डिफरेंस, 40 43 का डिफरेंस 3, 3. डैश डैश 2 6 डैश। कोई इश्यू यहाँ तक तो है नहीं, अब क्या करूं, नहीं मैम कौन सा उठाऊं? 6 उठा लिया, 37 पे खड़े होना पड़ेगा जाके। 37 पे कितना लोकेशन हो पाएगा? पूरा ही हो जाएगा। 60 पूरा हो जाएगा। ये पूरे ओवर हो गए, तो ये पूरा ऐसे काट दो और ऐसे काट दो, कट गया। हाँ अब क्या बचा 50 और 40, 52 और 40, इन पे कोई डिफरेंसेस सब, हाँ अच्छा, आपको, हाँ आपको डिफरेंसेस नहीं निकलेंगे, अब अलोकेशन कर दो। तो इनमें सबसे पहले बस बचे हुए में मिनिमम ढूंढ लो, उसको पहले पकड़ा दो 40, तो कितना, हाँ तो यहाँ पे कितना हो पाएगा 100. 100, तो यहाँ 100 हो गया। अभी यहाँ पे कितना चाहिए और 10 चाहिए, 10. यहाँ से 10 उठा लो क्योंकि इसके पास 10 पड़ा है, और हो गया। यस मैम। कितने नंबर ऑफ अलोकेशन आए ढूंढो? 1 2 3 4 5 5 है ना, 1 2 3 4 5 है 1 ना। 2 3 4 5 6, कितने 6 में हाँ 6 दिख रहे हैं मुझे तो। 2 3 4 हाँ 6 सॉरी। फर्स्ट रो में Yes, एक ही है, ma'am. सेकंड रो के अंदर 3 है, थर्ड के अंदर 2 हाँ है, हाँ टोटल 6 अलोकेशन। चलिए तो करते हैं टेस्ट फॉर ऑप्टिमिलिटी। Degeneracy यहाँ है। तक देखो, मैंने कोई थ्योरी भी नहीं लिखी है, आपको भी कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको बस इतना ही लिखना है कि ये टेबल 1 है, ये टेबल 1 है, ठीक है। बेसिक फिजिबल टेबल, इसका नाम बस इतना ही देना है, बेसिक फिजिबल टेबल, फिजिबल सॉल्यूशन, और इसको वैम मेथड लिख देना कि हमने इसको वैम से करा। ये अभी तक आपको ये एग्जाम क्वेश्चन आ गया, हमको ऐसे कैसे करना है अभी तक जो मैं कर रही हूँ वैसे। अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन को करें, एग्जाम में तो क्वेश्चन कर रहे हैं, अब जैसे एग्जाम में बैठे इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ तक सोल्यूशन कर लिया, तो फिर हमको 6 एलोकेशन नहीं होना चाहिए, हमको यहाँ पे स्टेप क्या लिखना चाहिए, आप लिखो
टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, आप लिखो टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। मैम पहले वो लिखेंगे ना, प्रूफ करेंगे ना, नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू करके। हाँ, तो टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी लिख रही हूँ ना, तो टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ एलोकेशंस शुड बी इक्वल्स टू n n प्लस प्लस n n माइनस 1। minus रोज 1। थी 3, कॉलम्स कितने हो गए थे? 5 हो गए थे ना, डमी इंक्लूड करके 1, तो ये कितना हो गया? हमारे कितने एलोकेशन होने चाहिए? 7। 7 बट वी हैव, लिखो, 6 बट वी हैव 6 allocations, so it's a problem of degeneration। यहाँ तक तो कोई इश्यू है ही नहीं ना, अब तक तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया, ये तो प्रॉब्लम इजी है ना। हाँ मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, फिर यहाँ पे ये लिख लिया आप लोगों ने, हैंस, ये कलर से दिख तो रहा है ना आप लोगों को, ऐसा लाइट तो ma'am। नहीं है? हाँ ठीक है, हैंस लिख लो, हैंस, ये कैसे भी मतलब हम प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं इसको। हैंस ई, क्या लिखा हमने? ई, ई इज एलोकेटेड टू द लीस्ट कॉस्ट। हाँ भाई, लीस्ट कॉस्ट भी करते हैं, नहीं कहता तो भी कहता है लीस्ट कॉस्ट, 38 सही। ठीक है, हाँ 38 लीस्ट कॉस्ट। तो लीस्ट कॉस्ट कितनी बची है? अब जो एलोकेशन, हाँ, अब जो एलोकेशन करेंगे वो नई टेबल में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत काटापीटी हो चुकी है, तो अब हमको टेबल 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। और टेबल 2 में आप यही ABCDEFG सब लिख लीजिए, या अंदर की कॉस्ट लिख लीजिए, एलोकेशन लिख लीजिए। ई एलोकेट करना आपको पता है, ई में कहाँ एलोकेट करूंगी? ई के लिए मिनिमम कॉस्ट ढूंढते हैं, ई के लिए क्या करते हैं? मिनिमम कॉस्ट ढूंढते हैं, 0। तो अभी चलो इस टेबल को दोबारा लिखो, और ये एलोकेशंस जो हो रखे हैं ना, 37 में 160 है, यहाँ पे 40 पे 80 है, ये पूरा टेबल लिखना पड़ेगा आपको, लिखे? ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं ना, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। हाँ मैम सही है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको मतलब वो तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए, प्रॉब्लम होता है मुझसे पूछिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं A, B और C, यहाँ पे लिखते हैं D, E, F, G, यही था ना, D, E, F, G, और फिर हमें डमी भी डाली थी, तो डमी, ठीक है, डमी डाल दिया आपने, और ये आपने टेबल बना लिया। अंदर की कॉस्ट लिख लीजिए, 42, 48, 38, 37, कॉपी है ना आपके पास में, उसमें से देख हाँ लीजिए, आपके पास में कॉस्ट है 40, 49, 52, 51 और 0, 39, 38, 40, 43 और 0, ठीक है। ये आपने लिख लिया क्वेश्चन को वापस से, और इसके ऊपर होए रखे एलोकेशंस को आप दोबारा लिख लोगे। जो पीछे एलोकेशंस आपको पता है, हमने जो सॉल्यूशन में करा है अभी टेबल 1 में, वो हम सारा उठाएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए कलर चेंज कर देती हूँ ताकि वो हमको आराम से दिखे और समझ पाए हम लोग, तो वो पुराने एलोकेशंस दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले रो में हम देखते हैं तो 37 के ऊपर 160 का एलोकेशन कर रखा है हम लोगों ने। सेकंड रो में आते हैं तो यहाँ पर हमने 40 का एलोकेशन कर रखा है 80 का, और फिर हमने 52 पे एलोकेशन कर रखा है अपना 10 का, 51 पे नहीं था, फिर 0 पे एलोकेशन हो रखा था हमारा 60 का। थर्ड रो में आते हैं तो यहाँ पे एलोकेशन हो रखा है 38 पे अपना 90 का, और 40 पे भी एलोकेशन हो रखा है अपना 100 का, और यहाँ पर कोई तो ये हमारे कितने एलोकेशन हो रखे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या बोला है कि अब आपकी यहाँ पे ये हमने ये ऊपर की टेबल को उतार लिया दोबारा से, ठीक है, दोबारा से उतार लिया। मैंने सप्लाई डिमांड भी नहीं लिखा, आपको लिखना चाहिए, एग्जाम में तो आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ अपना क्या बोलते हैं इसको, सप्लाई या जो आपका कैपेसिटी है जो लिख लो, ठीक है, सप्लाई और डिमांड जो भी है, ठीक है। वैसे इसकी नीड नहीं है, मेरे को क्वेश्चन करा रही हूँ डायरेक्टली। तो हमने कहा कि हमको तो ई रखना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ 7 एलोकेशन चाहिए थे, लेकिन हमारे पास तो 6 एलोकेशन हो पाए, तो ई कहाँ रखे? हमने कहा ई तो जो सबसे मिनिमम कॉस्ट अनऑक्यूपाइड पर दिखती है उस पे करो, तो 2 जगह दिखती है, एक तो मेरे को फर्स्ट यहाँ पे दिखती है और एक यहाँ पर दिखती है, 2 जगह मेरे को दिखती है। मैम ये जो सप्लाई और डिमांड हम लिखेंगे, इनको तुमने कट डाउन करना है, इनको तो डायरेक्ट ही लिखना है ना? हाँ डायरेक्ट लिखना है, अब तो कुछ काटापीटी नहीं करनी है, ठीक है। वो यूनिट्स जो भी है आप लिख लो, जो भी आपकी यूनिट्स थी वो लिख लो, 160 थी, 150 थी और 190 थी, वो लिख लो, अब तो कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। ना लिखो तो भी कोई दिक्कत भी नहीं है, 110, 160 और 60।
देखो अब आपके पास में दो जगह पे मिनिमम कॉस्ट है, यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है, यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है, तो मैं कोई सा भी चूज कर लूं, इसका कोई ऐसा नहीं है, मैं कोई सी भी चूज नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा जीरो लेना चाहिए। तो जीरो लेने के लिए आपके पास में क्या रूल है, देखो एक तो ना कई लोग तो कई जगह कई किताबों में ऐसा बताते हैं कि आपको अगर ई का अलोकेशन करना है, मैम 190 हो एक सेकेंड, ई का अलोकेशन करना है तो आपको क्या करना चाहिए, देखो सबसे लोवेस्ट नंबर ढूंढो अनऑक्यूपाइड का, लोवेस्ट नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स, है ना। और दूसरा आप एक राइट कॉर्नर, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ढूंढ लो, ठीक है, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ये बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। तो लोवेस्ट तो हमारे पास में जीरो है, और राइट साइड देखा जाए तो जीरो तो हमारे राइट साइड में ही है, और एक्सट्रीम राइट का अगर मतलब है तो ऊपर वाला या नीचे वाला, तो फिर तो ऊपर वाला ढूंढ लो, एक्सट्रीम राइट का मतलब ऊपर वाला राइट। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप इस रूल को ध्यान मत रखो, हम तो कहते हैं हमारा वाला रूल ध्यान रखो। हमारा रूल क्या कहता है कि आप ई ऐसी जगह एलोकेट करो जहां, हिंदी में लिख लो, जहां लूप ना बने, जहां लूप ना बने। ई को ऐसी जगह रखो जिसको रखने के बाद में लूप क्रिएट ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक इसको रख, जैसे मैं अगर इसको चूज कर लेती एलोकेशन के लिए, अगर मैं यहाँ ई रख लेती तो क्या होता, लूप बन जाता। हाँ देखो ना, ये देखो ये देखो ये देखो, ये फटाफट एक लूप बन गया। तो मुझे लूप क्रिएट नहीं होने देना है, ई वहां रखो जिसकी वजह से लूप क्रिएट ना हो। ई अगर मैं इस दो जगह जीरो क्वेश्चन से अगर मैंने पहले कॉस्ट सेलेक्ट करी तो मेरे पास में लूप बन गया, तो मुझे ये ऑप्शन हटा देना चाहिए, मुझे ये वाला जीरो नहीं रखना चाहिए। तो दूसरा वाला जीरो पे जाके देखो, क्या मैं इसके ऊपर रखूं, अगर मैं इसके ऊपर रखती हूँ तो ई यहाँ रख दिया मैंने, ये लो, तो क्या लूप बन रहा है, बना के नहीं। देखो, लूप नहीं बन रहा है, 50 में नहीं आएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ आती हूँ, फिर मैं यहाँ जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ, नहीं आ पाऊंगी मैं मैम वापस। 37 के बाद में तो अपन जा ही नहीं सकते ना कहीं। हमको ना हर बार 90 डिग्री मुड़ना होता है, तो 90 डिग्री हाँ तो मुड़ने के लिए दूसरा 37 के लोकेशन बाद भी में दिखना घूम ही नहीं चाहिए। सकते 90। हाँ, तो दिस इज द राइट प्लेस वेयर वी कैन कीप। अगर हम इस रूल से समझते तो लोवेस्ट नंबर इज जीरो और एक्सट्रीम राइट नंबर रखे तो ये। और दूसरा रूल हमारा ये है, ये वो कभी गलत नहीं होने देता है कि जहाँ लूप ना बने, तो यहाँ लूप नहीं बन रहा है, हमने ई कर दिया, तो हमारे अब हो गए 7 एलोकेशन। कितना आसान था ना ई रखना। मैम। हाँ जी, मैम है ना जो आपने अच्छा नीचे वाले से, हाँ हाँ ठीक है, सब आ गया मतलब। कोई बात नहीं, एक सेकेंड में आती हूँ यहाँ पहले, एक सेकेंड। तो लूप नहीं बन रहा ना, तो हमने यहाँ पे एलोकेट कर दिया बस। अब यहाँ पर आके खड़े होके देखो कि अब क्या करें, अब क्या करें भैया, 7 एलोकेशन होने थे, हमने 7 एलोकेशन कर दिए। एक बार 7 एलोकेशन हो गए, या m+n-1 आपने टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी वाला ही देखा ना कि आपने यहाँ पे 7 एलोकेशन करने थे और आपने 7 एलोकेशन कर दिए ई को एलोकेट करने के बाद में। ऐसा करने के बाद में जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या हो, यूवी की वैल्यू, और यूवी की वैल्यू निकालो तो अनऑक्यूपाइड की वैल्यू भी साथ साथ निकालनी है। तो यहाँ खड़े होकर आपको U1, U2 और U3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, U1, U2, U3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ। मैम v u2 पे आएगा ना 0। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करें, सबसे ज्यादा एलोकेशंस कहाँ हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, देखो 1 2 1 2 1 2, सब जगह दो दो ही एलोकेशन है। हाँ जी, u2 पे हो रहे हैं 3। 3 हो गए क्या? हाँ सॉरी 3 हो गए, तो यहाँ पे अपने 3 एलोकेशन हो गए, तो हमने इसको जीरो मान दिया। इसको जैसे ही जीरो माना, ये आ गया 40, नेक्स्ट एलोकेशन ये आ गया 52, नेक्स्ट एलोकेशन ये आ गया 0। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट फर्स्ट रो में आ जाओ। फर्स्ट रो का एलोकेशन देखो, यू और बी का टोटल इस एलोकेटेड के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो सेकंड ही देखो 37 ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर आपको V4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो V4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 0 में क्या जोड़ू ऐसा कि 37 आ जाए कॉस्ट के बराबर 37, है ना। ठीक है, हाँ मैम। ठीक है, अब क्या रह गया, ये रह गया U3 निकाल लो। तो U3 निकालोगे तो यहाँ पे V3 और U3 का टोटल 40 के बराबर आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे -12 बनेगा। मैम एक बार ये
V4 की वैल्यू कैसे लाए बताना। V4 की वैल्यू मैंने यहाँ खड़ी होकर निकाली, देखो, क्योंकि U1 और V4 का टोटल 37 के बराबर होना चाहिए, है ना। U1 0 कैसे आ गया आपने? अच्छा V5 से निकाल ली थी। अच्छा हाँ, हाँ पहले V5 से निकाल लिया था, हाँ ठीक है। अब आया समझ में? हाँ मैम आ गया फिर -57। अच्छा ठीक है, ये U3 कैसे निकाला हमने, कैसे निकाला, ये 40 के बराबर होना चाहिए, इसका टोटल और इसका टोटल, है ना। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसकी वजह से फिर -12 निकल गया। देखो मैंने एक बार सिखा दिया, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। तो यहाँ पे V2 क्या निकल जाएगा, 38 बनाने के लिए -12 में क्या जोड़ोगे 38 आ जाए, -12 आएगा ना। आप निकालना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कर लिया तो आप नहीं करोगे, बैठ के करना है क्वेश्चन दोबारा से। यूवी की वैल्यूज लिख दी है मैंने, आप लोग यूवी की वैल्यूज उतार लो, यूवी की वैल्यूज निकाल लो, आप लोग उतार लो। यूवी की वैल्यूज निकालने के बाद में वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड निकालनी है अपन को, निकालिए, ये काम तो हाथों हाथ करना है, ये तो इसके पीछे पीछे होगा। वैल्यूज ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स, हाँ ठीक है, फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस U प्लस V, ठीक है। पहला सेल क्या है, एडी, पहला सेल क्या है अपना एडी, एडी पे कोई अलोकेशन नहीं हो रखा, एड्रेस एडी एओडी, ये वाला 42 तो क्या करेंगे 42 माइनस U प्लस V का टोटल, 42 माइनस U प्लस V का 0 टोटल, + 40 हाँ तो 0 प्लस 40, 2 ठीक है। तो 0 प्लस 40 तो कितना आ गया था, 2 आ गया। 2 एई का, एई जो एड्रेस है, एई एड्रेस पे क्या लिखा हुआ है, 48 माइनस यूवी का 0 टोटल, + 58 तो -2 आ गया, नेगेटिव आ गया, देखो यहाँ पर। एएफ पे क्या निकलेगा, 38 माइनस 38 0 प्लस 50, देखना आप लोग इसको सॉल्व करोगे -40, यहाँ पर भी माइनस आ गया, ठीक है। बीई एड्रेस, बीई एड्रेस पे देखिए टोटल कॉस्ट 49 है और यूवी की वैल्यू 0 और -50, कितना आ गया, -1 आएगा ना। देख लो, -50 थोड़ी ना मैम वैल्यू, -50 नहीं है क्या, +50 है। अच्छा +50 निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा फिर तो। कितना आ गया फिर, 1 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस का कि माइनस का, माइनस एक मिनट मैंने कौन सी वैल्यू लिखी, 50, अच्छा 50 पॉजिटिव का, ठीक है। तो अपने ये 1 आ गया, 1, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू। फिर अपना नेक्स्ट कितना है, बीजी, बीजी 51 माइनस कितना आ गया, 0 + 37। नेक्स्ट एड्रेस क्या है अनऑक्यूपाइड का, सीडी, 39 माइनस यूवी की वैल्यू, सीडी के बाद में सीजी, सीजी का क्या है 43 माइनस -12 प्लस 37, कितना आ गया 43 माइनस 25, 18 आ गया। और लास्ट क्या बचा है, सी और डमी, क्या बचा, सी और डमी का एड्रेस बचा, 0 माइनस -12 प्लस 0, कितना आ गया 0 प्लस 12। नेगेटिव आना नहीं चाहिए, अगर यहाँ नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, सारे पॉजिटिव आने चाहिए, लेकिन अगर एक बार भी अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर हमको फिर बढ़ना पड़ता है। अगर सारे पॉजिटिव आते तो हमारा तो यही खत्म हो जाता, आंसर आ जाता, हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते। लेकिन ये जब माइनस साइन आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है क्या होती है कि हमें 3 जगह माइनस साइन है और इनमें से जो एक्सट्रीम माइनस साइन वाला है, या आप देखो ये सबसे बड़ा, या आप मोस्ट नेगेटिव, हम इसको -14 इसको लिखो मोस्ट नेगेटिव, जो मोस्ट नेगेटिव नंबर है उसको उठाना पड़ता है। और ये मोस्ट नेगेटिव बोलो, अगर आपने मैथ से नंबर लाइन पढ़ी तो आपको पता है कि यहाँ इस साइड में -1 -2 -3 है ना, ऐसे होता है ना। तो ऐसे समझो जो सबसे दूर है, जो स्टेशन सबसे दूर है उसको उठाना है, तो -14 उठाना है, ठीक है। यस तो मैम वैसे बोले तो लीस्ट क्या बोलते हैं, लीस्ट नेगेटिव कॉस्ट। 14 अच्छा, तो आप ऐसे बोलो बड़ा सबसे मोस्ट, सबसे बड़ा नंबर जिसके आगे माइनस साइन लगा हो, ऐसा, ठीक है।
तो मोस्ट नेगेटिव नंबर उठाते हैं। अगर आपको नेगेटिव साइन मिल जाए अनऑक्यूपाइड में तो आपको लूपिंग करनी पड़ जाती है। माइनस का मतलब क्या होता है? लूप करना। माइनस का मतलब ही लूप होता है। अगर आपको यहाँ इस जगह खड़े होके, यहाँ पे जब अनऑक्यूपाइड की वैल्यूज निकालते हो, इस जगह खड़े होके आप देखते हो और आपको माइनस दिख जाए तो आपका मतलब लूप वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे जाके खड़ा होना पड़ेगा और ये एड्रेस है अपना AF। तो AF पे 38 जाके, हाँ AF पे जाके खड़े होंगे। साइन तो क्या है? माइनस। देखो तो पीछे जाके देख लो एक बार। हाँ बेटा, AF कहाँ है? ये रमन 38। A और F 38। तो ये वाला जो एड्रेस है, यहाँ पर प्लस आप लगाएंगे। एक बड़ा प्लस साइन लगा, बड़ा प्लस लगा दिया। उसके बाद में यहाँ खड़े होने के बाद में आपको क्या करना चाहिए? लूप बनेगा। अगर आपका लूप बन रहा है तो लूप बनाने के लिए अलोकेटेड सेल्स को कवर करना पड़ता है। हमारा जो रास्ता होता है, क्लोज्ड पैथ जिसे बोलते हैं, क्लोज्ड पैथ जिसे बोलते हैं, वो किसको कवर करता है? अलोकेटेड सेल्स। एलोकेटेड। हमारी ट्रेन जो रुकेगी, हमारा जो स्टॉपेज होगा, वो केवल और केवल अलोकेटेड पे होगा। तो देखो यहाँ से टर्न करके, बस मैं लूप बना के छोड़ रही हूँ, बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है? एक्चुअली मैं अभी छोड़ रही हूँ, ठीक है? मैं इसको कल कवर करूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना बस। हाँ बेटा, क्या हुआ?